चलो भाई अब और आगे चलते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो, जैसा मैं थोड़ी देर पहले अभी कह रहा था कि एप्लीकेशंस वैसी होंगी जैसे लीनियर मोमेंटम की होती थी, तो उसी सीरीज में चलेंगे। इनफैक्ट लीनियर मोमेंटम में याद करो, जो हमने सबसे पहली एप्लीकेशन देखी थी वो देखी थी हमने रिकॉइल से रिलेटेड। फिर हम कोलिजन्स के ऊपर आ गए थे, 1D कोलिजन 2D कोलिजन्स की बात करी थी। यहाँ पे भी हम उसके बाद कोलिजन्स के ऊपर आएंगे। हालांकि कोलिजन्स में हम 1D कोलिजन की ही ज्यादातर बात करेंगे, 2D वर्जन बहुत कम आते हैं इसके, थोड़ी बहुत, बट ठीक है वो भी देख लेंगे। और देन वी विल लुक एट दी अदर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम रिकॉइल से स्टार्ट करते हैं। और देखो, रिकॉइल का फंडा बड़ा सिंपल सा होता है। रिकॉइल का जैसे वहां पे जो कंसेप्ट होता था वो तो ये होता था लीनियर मोमेंटम के केस में कि अगर मान लो सपोज कोई प्लेटफॉर्म है, इसको मैंने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रख दिया है, इसके ऊपर मान लो सपोज एक बंदा है, अब ये बंदा मान लो सामने जंप कर जाता है, तो यू कैन इजीली सी कि ये प्लेटफॉर्म पीछे रिकॉइल करेगा। या गन शूट करते हो तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे रिकॉइल करती है। और हमने देखा था कि इसमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालने के तरीके होते थे और मजल वेलोसिटी एटसेट्रा हमने डिफाइन करी थी एंड सो ऑन। अब सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स तो ठीक है, लेकिन हमने देखा था कि जो थोड़ी सी बेटर प्रॉब्लम्स होती थी उसमें ये लोग डेटा इस तरीके से देते थे कि ये आपको बताते थे कि ये बंदा जब जंप करेगा तो ये कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से जंप करेगा। थोड़ी बेटर प्रॉब्लम से जनरली ये रिलेटिव वेलोसिटी देते थे, जिसको हम कभी गन के केस में बोले तो मजल वेलोसिटी भी बोल देते थे। तो अगर मान लो सपोज इन्होंने आपको ये बोला है कि ये बंदा जंप करता है विद अ वेलोसिटी v रिलेटिव, और आपको ये पूछते थे कि भाई ये प्लेटफॉर्म कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा, तो याद करो हमने इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल रखा था। चाहो तो बेसिक से भी निकाल सकते हो, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस में फॉर्मूला हेल्प कर जाता है। फॉर्मूला हमने निकाला था इसमें कि जो इसकी रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी आपकी v रिलेटिव, मतलब जितनी रिलेटिव वेलोसिटी से जंप कर रहा है दैट मल्टीप्लाइड बाय m1 अपॉन m1 प्लस m2। इफ यू रिमेंबर, ये हमने एक छोटा सा रिजल्ट देखा था। और फर्दर हमने उसके पहले, इनफैक्ट इस रिजल्ट के पहले एक बहुत सिंपल केस और भी देखा था कि अगर ये वाली वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी है तब तो उस केस में किसी फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, दैट प्रॉब्लम वुड बी टू इजी। बट फिर भी हमने देखा था कि अगर ये मजल वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी है तो हम जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो ऐसे निकाल सकते थे। और फिर इसके बाद हमने इसको खूब अप्लाई किया था। हमने देखा था कि ये फॉर्मूला तो तब चलता है जब प्लेटफॉर्म इनिशियली स्टेशनरी हो। फिर हमने देखा था कि अगर ये प्लेटफॉर्म मान लो मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर से अगर आप कूदते हो तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज वेंज आता है वो भी हम इसी रिजल्ट को मॉडिफाई करके निकाल सकते थे। और लकीली यहां पे भी रोटेशन के केस में भी अभी आप देखना कि बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट्स, आपके बिल्कुल एक सिमिलर फॉर्मूला बनने वाला है। लेकिन कभी भी फॉर्मूले से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना चाहिए। फिर कंसेप्ट थोड़ा सा पकड़ लोगे फिर उसके बाद फॉर्मूले पे आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब रोटेशन में रिकॉइल का फंडा कैसे होता है, देखो ये इस तरीके से होता है। जैसे मान लो सपोज मेरे पास है एक मेरी गो राउंड, ठीक है। मेरी गो राउंड क्या होता है, मतलब मान लो सपोज जैसे वो पार्क के अंदर झूले होते हैं ना, वो मतलब बहुत सारे झूले होते हैं। रिमेंबर हमारे टाइम में, इनफैक्ट अभी भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्क लगी होती है सर्कुलर, एंड 2-3 बच्चे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद उसको घुमाते रहते हैं। आई डोंट नो क्या मजा आता है उसमें, इट्स काइंड ऑफ डेंजरस, बट सर घूमने लगता है। फिर उसके बाद देन आफ्टर एंजॉयिंग फॉर सम टाइम देन दे गेट डाउन। तो मान लो सपोज उस तरह की चीज है, उसको अपन मेरी गो राउंड बोलेंगे। तो मान लो सपोज एक मेरी गो राउंड की डिस्क है और ये जो मैंने फिगर बनाई है ये इसका टॉप व्यू है। ऊपर से अपन देख रहे हैं ग्रेविटी इज इनटू द स्क्रीन। सो ये मेरी गो राउंड है, इसके ऊपर मान लो सपोज आप बैठे हुए हो व्हाटएवर, और आपका मास है लेट अस से मान लो m1। ये मेरी गो राउंड वाली जो डिस्क है इसका मास है मान लो m2, और इसका लेट से रेडियस है r, और ये डिस्क के फॉर्म में है ताकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 वाला फॉर्मूला यूज कर सके। ये मान लो सिचुएशन है। अभी मेरी गो राउंड स्टेशनरी है और आप वेट कर रहे हो अपने दोस्तों का कि यार 2-3 बंदे और आ जाएंगे तो फिर इसके ऊपर घूमने वाले हैं हम। लेकिन बंदे मान लो सपोज नहीं आते हैं, वेट करते करते आप बोर हो गए, तो आप फाइनली क्या करते हो, चलो जंप मारते हैं और घर चलते हैं। तो मान लो सपोज आप यहाँ पे ऐसे कूद जाते हो, यूँ ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में कूद जाते हो। सेंटर से जो आपका डिस्टेंस है वो आर ही है, मान लो सपोज आप बिल्कुल एज पे खड़े हो और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप कूद जाते हो। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप कूदते हो मान लो विद अ वेलोसिटी v0। पहले तो लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, असली वेलोसिटी आपकी है मान लो v0 वेलोसिटी से आप कूद जाते हो। तो यू कैन इजीली सी कि जब आप कूदोगे तो अपने पैर से मेरी गो राउंड के सरफेस के ऊपर पीछे फोर्स लगाओगे,
वो सरफेस आपके ऊपर सेम फोर्स आगे के डायरेक्शन में लगाएगी। इसी तरीके से आप इस तरीके से आप अपना एक आगे के डायरेक्शन में वेलोसिटी जनरेट करोगे। तो अगर आपने मेरी गो राउंड को अपने पैर से पीछे पुश किया है तो इसका मतलब है कि आप तो चलो कूद के आगे निकल गए, इस डायरेक्शन में निकल गए, दैट इज नाइस, लेकिन आपके पैर के पुश की वजह से अगर आप देखो तो मेरी गो राउंड की टेंडेंसी कुछ ऐसे रोटेट करने की होगी। और प्रैक्टिकली अगर आप इसे करके देखो तो यू कैन इजीली वेरीफाई ऑल्सो कि अगर आप मान लो सपोज इस तरीके से राइट साइड में कूदोगे तो मेरी गो राउंड ऐसे थोड़ा सा रोटेट करने लगेगा और कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। और अब देखो वो अलग बात है कि असली मेरी गो राउंड के एक्सल के अंदर काफी फ्रिक्शन होता है, तो वो थोड़ा सा रोटेट करेगा और मतलब थोड़े एंगल से रोटेट करके रुक जाएगा। लेकिन मान लो सपोज अपना मेरी गो राउंड बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, इसके एक्सल में कोई फ्रिक्शन विक्शन का टॉर्क और कुछ भी नहीं लगता है अगर मान लो सपोज, तो आप अगर कूदोगे तो आप तो कूद के निकल गए और आपके कूदने के बाद ये मेरी गो राउंड उल्टे डायरेक्शन में एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमता रहेगा। और हमें ये निकालना है कि भाई ये मेरी गो राउंड की उल्टे डायरेक्शन वाली एंगुलर स्पीड कितनी होगी, मान लो अपने को ये निकालना है। सबसे पहली चीज तो देखो कि इसमें जैसे हम नॉर्मली करते थे कि हम रिकॉइल के क्वेश्चंस में क्या कंजर्व करते थे, हमें पता है कि एनर्जी कंजर्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोलिजन हो गए या रिकॉइल इस तरह की सिचुएशन हो गई, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। रिकॉइल वाले क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली इस तरह के सिचुएशन में अगर आप देखो तो आपके बॉडी की एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज वूकोज वाली जो एनर्जी होती है, तो यहाँ पे भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने की तो खैर बात ही नहीं उठती है। तो फिर हमने दूसरा फंडा निकाला था कि चलो ठीक है, फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही, हमारा सेक्रेड प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन था कि हम इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे। हम देखते थे कि भाई एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पे आप लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहां पे आप देख लो कि ये पिवट है, या एक्सल, जिस एक्सल के ऊपर ये मेरी गो राउंड माउंटेड होता है उसको आप देखो, जैसे ही आप जंप करोगे वैसे ही इस पूरे के पूरे मेरी गो राउंड की घूमने की टेंडेंसी होगी, वो तो हम देख ही चुके हैं। लेकिन आप ये भी देखो कि इसके ओवरऑल थोड़े से पीछे जाने की भी टेंडेंसी होगी। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो सपोज इसका एक्सल निकाल दो, आप ऐसे इमेजिन करो कि आप मान लो किसी बर्फ की बड़ी सी सरफेस पे अंटार्कटिका टाइप्स, और वहां पे किसी लकड़ी के बड़े से गोले के ऊपर खड़े हो और अगर आप ऐसे कूद जाते हो तो मानता हूं कि ये गोला थोड़ा सा घूमेगा भी, लेकिन घूमने के साथ साथ ये पीछे भी जाएगा। तो यू कैन इजीली सी कि अगर इसके पीछे जाने की भी टेंडेंसी है तो उसको रोकने का काम अल्टीमेटली ये एक्सल करता है। तो जैसे ही आप जंप मारोगे आगे के डायरेक्शन में, एक्सल इसके पीछे जाने की टेंडेंसी को रोकेगा, और उसके लिए एक्सल को क्या करना होगा, एक्सल को इसके ऊपर एक आगे के डायरेक्शन में अच्छा खासा बड़ा फोर्स लगाना होगा। अदरवाइज ये पूरा का पूरा मेरी गो राउंड थोड़ा थोड़ा पीछे भी जाने लगेगा, घूमेगा भी और पीछे भी जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो सपोज मैं m1 और m2 को सिस्टम भी मान लेता हूं, m1 प्लस m2 को अगर मैं सिस्टम मान लेता हूं, तो भी इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम में कंजर्व नहीं कर सकता, क्योंकि m1 प्लस m2 सिस्टम में 2 लोग हैं और उसके ऊपर एक थर्ड पार्टी बाहर से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रही है, और वो कौन है, वो है आपका ये एक्सल या पिवट या जो भी कहना चाहो उसको, ये आपके सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है इस तरीके से। तो सबसे पहली चीज माइंड में बिल्कुल याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें रोटेटिंग रिजिड बॉडी के साथ चीजें कोलाइड करती हैं या उसके ऊपर से जंप मारती हैं एंड सो ऑन, इस तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बाय चांस हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आप रूल नहीं बना सकते कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सल या पिवट जो होता है वो अच्छा खासा फोर्स लगाता है। तो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना कि पिवट के फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। तो भाई ये एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हुई, ऑल्दो ठीक है आंसर तो आपको पता ही है, ऊपर लिखा ही है कि हम क्या देख रहे हैं, कि इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। लेकिन सारा का सारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि भाई जरूरत क्या है। भाई तलवार तो अपन तब उठाते हैं ना जब छोटी मोटी चीज से काम नहीं चल रहा हो। भाई अगर मान लो सपोज सब्जी काटनी है तो तलवार की जरूरत नहीं, हो चाकू से कट जाएगी। लेकिन अब अगर तलवार उठा रहे हैं यहाँ पे तो उसका मतलब है कि हमारे पुराने हथकंडे अब यहाँ पे फेल होने वाले हैं। तो लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन तो फेल हो गए, अब एंगुलर मोमेंटम भी एक बार चेक कर लो, हो सकता है एंगुलर मोमेंटम भी फेल हो रहा हो, कंजर्वेशन वो देख लेते हैं। आप ये देखो कि अगर मान लो सपोज ये आपका एक्सल है, हमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो एक्सल या पिवट था यहां से कुछ फोर्स लग रहा था, ये पिवट कुछ फोर्स लगा रहा था, ये एक्सटर्नल फोर्स था। लेकिन
अब आप ये देखो कि पिवट का जो फोर्स है, मानता हूं कि पिवट का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन अच्छी बात है कि पिवट का फोर्स बिल्कुल पिवट से ही लगता है, यानी कि अगर आप इसका टॉर्क निकालना चाहो तो वो जीरो होगा। आप याद करो टॉर्क होता था आर क्रॉस एफ, यहां पे जो भी फोर्स लग रहा है इसके लिए आर जीरो है, तो इसका मतलब है कि इसका टॉर्क जीरो होगा और इसके सिवा कोई फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं। और पर्सन और डिस्क के बीच में जरूर फ्रिक्शन है, आपके पैरों और डिस्क के बीच में जरूर फ्रिक्शन है, लेकिन वो इंटरनल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स में तो काउंट होता नहीं है। तो यू कैन इजीली सी कि इस सिचुएशन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क जरूर है जीरो। इस वजह से लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम 100% कंजर्व होने वाला है। और इसी तरह की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स ने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन ही किया था। किसी को कोई शौक नहीं पड़ा था कि एंगुलर मोमेंटम नाम की नई चीज डिफाइन करते हैं, चलो आने वाली जनरेशंस में छोटे छोटे बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें परेशान करने के लिए नई नई चीजें बना देते हैं। दैट ऑब्वियसली वाज नॉट द मोटिव। लेकिन पॉइंट ये है बेसिकली कि अगर इस तरह की चीजों का रिक्वायरमेंट होता है तो लोग इसको जरूर डिफाइन करते हैं। तो ये फंडा है, इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हो, सॉरी कंजर्व करोगे यहाँ पे इस रीजन से। और अब जरा बाकी हम कंजर्व करके देख लेते हैं। सी कंजर्वेशन का मतलब बेसिकली ये है कि हम इनिशियल इक्वल टू फाइनल करने वाले हैं। अब इनिशियल तो ऑब्वियसली जीरो ही है, फाइनल में आप देख लो, फाइनल में हम एंगुलर मोमेंटम को किस तरीके से कंजर्व करेंगे। तो ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम जरा लिखते हैं इसका। देखो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में आप ये देखो कि एक तो अपना ये बंदा जो जंप कर रहा है इसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाता है mv_a। तो mv एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r। तो इसका मतलब है कि ये बंदे का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये हो जाएगा m1v0 इंटू r। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसका थोड़ा सा डायरेक्शन भी देख लेना बेटर रहेगा। सी लीनियर मोमेंटम में सिंपल होता है लेफ्ट एंड राइट, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में लेफ्ट राइट नहीं होता है। हमारे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एंगुलर मोमेंटम में आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है। तो आप ये देखो कि अगर यहाँ पे बैठ के आप देख रहे हो और इस बंदे को देखते जाते हो तो इसको देखते रहने के लिए आपको अपनी आंखें क्लॉकवाइज रोटेट करनी पड़ेंगी। तो ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है इसको अपन बोलेंगे एक तरीके से ये है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब आप देख लो कि डिस्क का क्या हुआ था। डिस्क ने मान लो एक एंगुलर स्पीड पकड़ ली थी ओमेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है कि एक तो पक्की बात है कि इसको हम नेगेटिव बोलेंगे, और दूसरा इसकी वैल्यू देख लो, वैल्यू हो जाएगी आपकी आई ओमेगा। ठीक है, आई को हम बाद में mr²/2 वगैरह पुट करने वाले हैं। तो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है और इनिशियल तो जीरो है, तो इसका मतलब है अगर आप Li इक्वल टू LF कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा m1v0r इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड आई इज mr²/2। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, कुछ भी नहीं है, अब इसमें इधर उधर की चीजें कैंसिल कर लो, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो। हमें चाहिए थी ओमेगा बेसिकली, तो ओमेगा हो जाएगी इस प्रॉब्लम में 2m1v0 डिवाइडेड बाय m2r। ये बात है, इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस वाज अवर फर्स्ट एग्जांपल, है तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, लेकिन अभी हम कॉम्प्लिकेट करने वाले हैं चीजों को, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो कोर प्रिंसिपल है वो यही रहने वाला है। चलो भाई, ये कोर कंसेप्ट देखने के बाद अब जरा इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज भी करेंगे, थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथन भी करेंगे, मींस काफी कुछ करने वाले हैं। देखो करके ही देखते हैं, देन दैट विल बी क्लियरर। सी आइडिया ये है कि जो अभी मैंने आपको कोर कंसेप्ट समझाया था उसमें तो मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि एक बंदा एक सर्टेन वेलोसिटी से जंप कर गया एंड सो ऑन। लेकिन जैसा कि यू माइट रिमेंबर फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आल्सो, जो मैंने ऊपर अभी फिगर अभी तक रिटेन करके रखी है, इस फिगर में आप देखो कि जनरली इतना सिंपल प्रॉब्लम नहीं देते। जनरली इसमें कुछ ना कुछ तो करते हैं, जैसे एटलीस्ट आप देखो इसमें एटलीस्ट इतना तो करते थे कि जनरली जो बंदा जंप कर रहा होता था इसकी ये रिलेटिव वेलोसिटी देते थे, या मजल वेलोसिटी जिसको अपन बोलते थे गन के केस में, इतना तो एटलीस्ट करते ही थे। तो इसको थोड़ा सा मैं और जनरलाइज करने वाला हूँ अभी, और देखता हूँ कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं ओवरऑल। सी इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो सपोज मेरे पास एक बड़ी सी रिजिड बॉडी है, जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता था जो रिकॉइल करता था, उसी तरीके से मैंने प्लेटफॉर्म की जगह एक थोड़ी बड़ी सी रिजिड बॉडी ले ली है, विच लेट अस से दिस बॉडी कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू स्क्रीन।
और इसके ऊपर जैसे हम देखते थे कि एक बंदा होता था जो जंप मारता था, उसी तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं कि एक दूसरी रिजिड बॉडी है जो थोड़ी छोटी है साइज में, मतलब ऑनेस्टली छोटी और बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो दूसरी रिजिड बॉडी है और इसको भी मैंने इस तरह से माउंट किया है दैट द अदर रिजिड बॉडी ऑल्सो रोटेट्स अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ध्यान रखना कि दोनों रिजिड बॉडीज सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती हैं, ये सिचुएशन है। एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्लेटफॉर्म है वो मान लो I1 है, दूसरा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है मान लो I2। और अब इसके बाद मान लो मैं आपको दे देता हूं कि जैसे हम इसमें देखते थे कि इस सिचुएशन में मान लेते थे कि ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, मतलब कंडीशंस ऐसी बनाते थे कि M1 प्लस M2 सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उसी तरीके से मान लो यहां पे हमने कंडीशंस ऐसे बनाई हैं कि I1 प्लस I2 सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, इस तरीके मैंने कंडीशंस बना रखी हैं। और मतलब मैं हाथ से I1 I2 में से किसी को नहीं घुमाने वाला हूं, ये आपस में एक दूसरे को पुश एंड पुल जो करेंगे वो कर सकते हैं। और मान लो सपोज अब I2 जो है किसी तरीके से ऐसा होता है कि I2 I1 के एक्सपेंस पे, I1 को पीछे पुश करके कैसे भी पुश करके सडनली मान लेते हैं कि जो I2 है वो कुछ एंगुलर वेलोसिटी अटेन कर लेता है, लेट अस से कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अटेन कर लेता है। अब ये होगा कैसे, देखो इस केस में तो बहुत सिंपल था कि मैं आपको सिंपली बोल देता था कि ये बंदा अगर कूद गया यहां से तो अपने पैर से ये इसको पीछे पुश करेगा और रिकॉइल हो जाएगी। रोटेशन के केस में ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि I2 I1 को कैसे पुश करेगा, मतलब हो क्या रहा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। सी इट्स समथिंग लाइक दिस कि जैसे आप हेलीकॉप्टर का केस देखो, हेलीकॉप्टर में यू नो दैट कि हेलीकॉप्टर की एक नीचे बॉडी होती है जिसके ऊपर एक मोटर लगा होता है, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी हो गई, ये मोटर का एक्सल हो गया और ऊपर ऐसे पंखा लगा होता है इसके यूं इस तरीके से। अब मोटर ऑन करने से मोटर पंखे को घुमाता है। अब मान लो मोटर जो है वो पंखे को घुमा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ जो पंखा है वो मोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। और मोटर का मतलब, मोटर को घुमाने का मतलब है कि जो बाकी पूरी हेलीकॉप्टर की बॉडी है उसको पंखा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज मैंने हेलीकॉप्टर को जमीन पे रखा हुआ है, लैंड किया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जमीन से जो फ्रिक्शन विक्शन लगता है वो हेलीकॉप्टर के उल्टे मोशन को कैंसिल आउट कर देता है। लेकिन अगर मान लो मिड एयर है, तो मिड एयर में अगर मान लो सपोज हेलीकॉप्टर का जो मोटर है वो पंखे को ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो उसकी फुल टेंडेंसी होगी कि हेलीकॉप्टर की मेन बॉडी को उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दे। हालांकि अब हेलीकॉप्टर का जो डिजाइन जो होता है उसमें आपको पता है कि उसकी टेल के एंड में एक छोटा सा पंखा और लगा रहता है, वो एक एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोड्यूस करके उसकी मेन बॉडी को घूमने से रोकता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हमारे केस में सिचुएशन ये है कि जो ये I1 जो बड़ी बॉडी है जिसको मैं प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ, ये हेलीकॉप्टर की बॉडी की तरह है और ये I2 जो है छोटी बॉडी, ये आपके हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह है, फैन की तरीके से है, हार्डली कॉल इट फैन, ब्लेड्स बोलना चाहिए, हेलीकॉप्टर के ब्लेड सेट की तरह है ये। तो मान लो किसी तरीके से किसी मोटर वोटर के थ्रू मान लो सपोज I1 ने I2 को पुश किया इस तरह से कि भाई I2 अब तू घूमेगा क्लॉकवाइज, तो I2 कहेगा कि ठीक है भाई तू मेरे को घुमाएगा क्लॉकवाइज तो मैं तुझे घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो I2 जो है वो उस मोटर के थ्रू I1 को पुश करेगा, टॉर्क लगाएगा इस तरीके से कि इसकी टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज आने की होगी। तो यू कैन सी, सबसे पहले तो आप देख लो कि जो चीज यहाँ पे ट्रांसलेशन में होती थी, ये कूदा, इसने पुश किया तो ये पीछे चला गया, वही एग्जैक्टली सिचुएशन मैंने रिजिड बॉडीज को लेके रोटेशन में बनाया है कि एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कोई बंदा बैठा है और किसी भी तरीके से अगर बंदे को प्लेटफॉर्म क्लॉकवाइज घुमाएगा तो रिवर्स टॉर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर लगेगा और उसकी टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज घूमने की होगी, और अगर उसको रोकने वाला कोई है नहीं तो ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो मान लेते हैं जैसे इस वाली ओरिजिनल प्रॉब्लम से ही हम सब कुछ यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ क्या दिया रहता था, M1 M2, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 आपको गिवन है और ये फर्दर गिवन होता था कि ये बंदा अगर एक सर्टेन रिलेटिव वेलोसिटी से जंप कर जाता है, ये गिवन होती थी। और आपको निकालना क्या होता था, आपको निकालना ही होता था कि भाई फिर ये कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा, ये आपको निकालना होता था। तो ये गिवन होता था, ये निकालना होता था। तो यहां पे भी मान लो सपोज मैं एग्जैक्टली सेम पैटर्न बैठाता हूं कि मान लो प्लेटफॉर्म ने कोई टॉर्क वॉर्क लगा के इस I2 वाली बॉडी को एक सर्टेन एंगुलर स्पीड से घुमा दिया और ये बॉडी मान लो एक एंगुलर स्पीड ओमेगा रिलेटिव अटेन कर लेती है किसी तरीके से। तो ये आपको गिवन है कि अगर किसी तरीके से I2 वाली बॉडी एक ओमेगा रिलेटिव अटेन कर लेती है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म,
तो ये प्लेटफॉर्म कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा। रिकॉइल का मतलब है कि ये रोटेटिंग रिकॉइल है एक तरह से, तो ये ओमेगा कितनी होगी वापसी वाली, ये अपने को किसी तरीके से अभी निकालना है। तो ये हमारा सबसे पहले तो आप देख लो सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी बहुत दूर तक जाएगी। अभी आप देखना कि जो चीजें हमने ट्रांसलेशन मैकेनिक्स में लीनियर मोमेंटम के लिए पढ़ी थी, बहुत सारी वही चीजें यहाँ पे रोटेशनल मैकेनिक्स में, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम वगैरह में कॉपी पेस्ट होने वाली है। मतलब कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन नियरली लाइक कॉपी पेस्ट टाइप का होगा। वो सिमिलैरिटी इतनी स्ट्रांग है कि बहुत सारी आपकी बड़ी बड़ी रोटेशन की प्रॉब्लम इस सिमिलैरिटी का यूज करके आप सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए मैं सिमिलैरिटी को समझाने में इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, क्योंकि ये आगे चल के काफी दूर तक जाने वाली है सिमिलैरिटी। तो ठीक है, अभी सिमिलैरिटी तो अपन समझ गए होंगे, और अब फर्दर मैं चलो इनफैक्ट आपको थ्योरी मतलब डेरिवेशन बताने के पहले मैं थोड़ा सा और जस्ट टू मोटिवेट यू अ लिटिल बिट मैं आपको रिजल्ट ही बता देता हूं। जैसे यहां पे हमें पता है कि अगर आपको मजल वेलोसिटी पता है और दोनों के मासेस पता है, तो रिकॉइल वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब यहां पे भी मैं आपको पहले रिजल्ट ही बताता हूं, फिर उसका डिराइव करते रहेंगे आराम से। यहां पे बड़ा सीधा सा रिजल्ट होता है कि अगर आपको एक तरह से ये चीज पता है, मजल वेलोसिटी का ओमेगा वाला जो पार्ट होता है एक तरीके से, तो आप ये बोल सकते हो कि रिकॉइल की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये हो जाती है ओमेगा रिलेटिव इनटू I1 अपॉन I1 प्लस I2। यहाँ पे नोटेशन थोड़ा सा मैंने उल्टा कर रखा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म को मैंने 2 बोला था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म को 1 बोल दिया है। तो 1 और 2 उल्टा कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है खास, और बाकी सब सेम रहेगा। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि जो फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में लगता था अपना, वही सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पे भी बन जाता है। बस मास की जगह मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आ जाते हैं। और मुझे थोड़ा सा सही कर देना चाहिए, यहाँ पे नीचे मैंने m1 प्लस m2 लिख दिया था, नहीं, मास की जगह अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है तो भाई हर जगह आएगा। दिस इज द राइट थिंग। तो ये बेसिकली अपना रिजल्ट हो जाता है। और कोई भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है जिसमें एक रिजिड बॉडी दूसरे रिजिड बॉडी टाइप के प्लेटफॉर्म पे रोटेट कर रही होती है, और दोनों के बीच में तो टॉर्क होता है, लेकिन इन दोनों के ऊपर कोई थर्ड पार्टी अगर टॉर्क नहीं लगा रही होती है, तो ये सिचुएशन बनती है। इस तरह से आप रिकॉइल कितनी एंगुलर वेलोसिटी से होगा, रिकॉइल की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो अच्छी बात यह कि रिकॉइल की एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी वही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला होता है जैसे रिकॉइल की वेलोसिटी के लिए होता है, ये बात है। और रही बात इसको डिराइव करने की, तो बड़े आराम से डिराइव कर लेंगे। यू कैन सी डिट्टो सेम डेरिवेशन होने वाली है, जो हमने फंडा यूज करके जैसे हमने इसको डिराइव किया था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, बिल्कुल डिट्टो सेम उसी तरीके से हम इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट तो पता ही चल गया अपने को। पहले इसको जरा 2 मिनट डिराइव करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर देखना है, इसके ऊपर बड़े छोटे बड़े काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो बना के अपन थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। बट सबसे पहले इसको जरा डिराइव तो कर लेते हैं। देखो, ये सिस्टम सबसे पहले तो स्टेशनरी था, तो इसका मतलब है कि भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो 0 था। अब फाइनल लिखते हैं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूं सपोज। तो अब आप देखो, फाइनली अपने को पता है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये पीछे जा रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो इसका तो एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव होगा। तो चलो पहले इसी को लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। तो -I1 ओमेगा तो हो गया प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इसके बाद बाकी आप देख लो, जो ऊपर जो ऑब्जेक्ट था ये वाला फैन के सॉरी हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स थे, ये आपको पता है कि ये रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इनकी एंगुलर स्पीड हमें नहीं पता। हमें ये जरूर पता है कि ये ओमेगा रिलेटिव कितनी है। तो वैसे अगर आप देखो, तो अगर मान लेते हैं कि इसकी जो I2 वाली रिजिड बॉडी है उसकी अगर एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा 2 है मान लो, तो ये हो जाएगा I2 ओमेगा 2। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि हमें ओमेगा 2 नहीं गिवन है, ओमेगा 2 भी अपन निकालने वाले ओमेगा रिलेटिव के टर्म्स में, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या जो एक्चुअल ओमेगा है वो अगर मान लो जो जो वैल्यूज हैं वो अपने को यहाँ पे पुट करनी होती है। अब बाकी रही बात ओमेगा 2 की, तो वो आप देख लो, ओमेगा रिलेटिव आपको गिवन है तो उससे अपन निकाल लेते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज मान लो 1 की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, दूसरी सेम एक्सिस के अबाउट कोई दूसरी चीज है जो 3 की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियसली जो ओमेगा रिलेटिव होगा, इनफैक्ट यहाँ पे रोटेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो अपन अपना प्रॉपर सिमिली बनाते हैं यहाँ पे। अगर कोई चीज 1 से जा रही है और दूसरी चीज 3 से जा रही है, तो यू कैन इजीली सी कि इनकी जो रिलेटिव ओमेगा होगी वो 3 + 1 हो जाएगी।
बस सेम चीज आप लगा दो यहाँ पे भी, इस पर्टिकुलर जनरल केस में भी यू विल सी कि प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे तो जा रहा है पीछे के डायरेक्शन में, और ये जो रिजिड बॉडी है अपनी, ये रिजिड बॉडी जा रही है उल्टे डायरेक्शन में। तो इनकी ओमेगा रिलेटिव अगर आप देखोगे तो ओमेगा रिलेटिव हो जाएगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ओमेगा 2 प्लस ओमेगा, और इससे आप देख लो, इससे आप ओमेगा 2 को एलिमिनेट कर सकते हो। तो इससे जरा भी ओमेगा 2 को एलिमिनेट करते हैं, लेट्स गेट रिड ऑफ द रफ वर्क। तो अब आप देख लो, देखो वैसे तो बड़ी सिंपल सी सीधी सी डेरिवेशन है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप थोड़ा बोर भी हो रहे होगे कि क्या सर धीरे 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 इसको बता रहे हैं, बट रोटेशन का मामला है, रोटेशन में भी एंगुलर मोमेंटम है, कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी इसको डिराइव कर चुके हो ऑलरेडी अपने आप, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो फॉरवर्ड करके आगे चले जाओ, नो इशू एब्सोल्युटली। सो लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस ओमेगा 2 हियर। तो ओमेगा 2 की जगह आ जाएगा आपका ओमेगा रिलेटिव माइनस ओमेगा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, एंड यू नो दैट Li इज इक्वल टू LF है, तो ये LF भी अल्टीमेटली 0 ही आने वाला होगा। तो बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा फाइनली I2 ओमेगा R इज इक्वल टू I ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। और रिमेंबर हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि रिकॉइल वाली ओमेगा कितनी है, ये वाली जो ओमेगा है ये अपने को निकालनी थी। तो यू कैन सी वी हैव अवर रिजल्ट I2 इंटू ओमेगा रिलेटिव डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, फिनिश्ड, नाइस एंड क्लियर कट, ये बात है। तो इस तरीके से आप देख लो, यू कैन सी कि यही फॉर्मूला था जो भी हमने देखा था। ये ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने जानबूझ के भी हटाया नहीं है, बिकॉज हम सारी की सारी चीजें ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स से कंपेयर करके यहाँ पे ला रहे हैं। बड़ी फायदेमंद टेक्निक है, बिकॉज यू कैन सी कि अगर वही सेम रूल अपना रोटेशन में भी रिपीट हो रहा है, तो आपको एक बार जो रूल आपने मेमोरी में सेट किया था, उसी रूल को थोड़ा सा आप मास की बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिख देते हो, तो वही सेम रूल आ जाता है। सो नो स्ट्रेन ऑन मेमोरी, सेम मेमोरी से आप दो रिजल्ट स्टार्ट कर सकते हो, और ये बात है। और अभी देखना कि ये जो छोटा सा रिजल्ट है बहुत काम आता है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम आता है। बस ये ध्यान रखना कि ये ओमेगा रिलेटिव है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे एंगुलर मोमेंटम में रिकॉइल वाले, रिजिड बॉडी में रिकॉइल टाइप के, उसमें ध्यान रखना कि अगर सिंपल क्वेश्चन है तब तो वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, जिसमें अगर आपको ये दिया है कि कोई बंदा एक सर्टेन स्पीड से जंप कर गया, अब अगर उसकी स्पीड रिलेटिव नहीं दी है, अगर उसकी एक्चुअल स्पीड दी है, तब तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो। लेकिन अगर रिलेटिव दी है या थोड़ी और कॉम्प्लिकेशंस की इस तरीके, तब आपको फिर इसके ऊपर आना होगा। और कुछ और ही अगर मान लो आउट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वापस बेसिक्स पे आ जाओ। इसीलिए फिजिक्स में स्पीड बनाने के लिए आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम आती है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी these tricks and techniques should not be understood and should not be used on the cost of basics. Basics सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट के से थोड़ा ही नीचे अगर आप देखोगे तो ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी होती है, बिकॉज अल्टीमेटली टॉप रैंक्स के लिए स्पीड चाहिए अपने को, और स्पीड आपकी इन्हीं टेक्निक से आती है। तो ये बात है। तो रिजल्ट तो हमने डिराइव कर लिया है, अब जरा इसको यूज करके देखते हैं। देखो ठीक है, यूज करके देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे काम आएगा। चलो भाई, अब इस थ्योरी के ऊपर मैं एक छोटा सा बढ़िया सा एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं। देखो सिचुएशन वही है मेरी गो राउंड वाली, थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि वही आप हो, वही पार्क है, और वही मेरी गो राउंड के ऊपर बैठे बैठे आप बोर हो गए हो, एंड यू अगेन डिसाइड टू जंप ऑफ एंड मेक योर वे होम। तो मान लो सपोज यहाँ पे आप जंप मारते हो, और क्वेश्चन भी वही पुराना है कि भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि ठीक है बोरियत तो दूर है, आप तो मेरे को निकाल के बताओ कि ये मेरी गो राउंड की रिकॉइल वाली ओमेगा कितनी होगी। क्वेश्चन ये कि ये बंदा वही हॉरिजॉन्टली जंप कर जाता है इन टैंजेंशियल डायरेक्शन, और आपको ये बताना है कि ये प्लेटफॉर्म कितनी ओमेगा से रिकॉइल करेगा। बस फर्क ये है, अब की बात थोड़ा सा फर्क ये है कि आपको ये दिया है कि ये बंदा जो जंप कर रहा है, इसकी जंप करने की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दी है। V0 इज द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ये आपको दिया है इन्होंने। और अब हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, या इनफैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मैं थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, जो ज्यादातर बुक्स में आपको नहीं दिया रहेगा। जब जेई में भी क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद उसमें भी वो आपको एग्जैक्टली इतना क्लैरिफाई करके नहीं देंगे, लेकिन जब भी ये बोलते हैं कि V0 इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, तो आप ध्यान से देखो कि डिस्क का सेंटर जीरो वेलोसिटी से जा रहा है, स्टेशनरी है, इस पॉइंट की अलग वेलोसिटी है, उस पॉइंट की अलग वेलोसिटी है। तो देयरफॉर
ये जो वेलोसिटी v नॉट है ये डिस्क के कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में है? ऑब्वियसली जिस पॉइंट के ऊपर बंदा खड़ा होता है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है बंदे की वो आपको v नॉट बोली जाती है इस तरह की प्रॉब्लम्स पे। तो मतलब अगर इस बंदे को हटा दो तो डिस्क का जो पॉइंट निकल के आएगा उसकी वेलोसिटी जो भी है उसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी होती है v नॉट। लेकिन बाकी अभी देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमें ये तो पता ही है कि हमने अभी अभी रिजल्ट डिराइव किया था, वो मैंने लिख ही दिया आपके लिए यहाँ पे। ये रिजल्ट अपन लगाने वाले हैं और इस रिजल्ट का यूज करके हम ओमेगा निकालेंगे। तो अभी देखना बड़े आराम से आ जाएगी। जैसे सबसे पहले तो ये I1 I2 वगैरह निकाल लेते हैं। और एक चीज और मैं बोलूंगा इसमें कि यहाँ पे ये मत याद करना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें मैंने ऊपर I2 लिखा था। नाउ यू माइट बी वंडरिंग सर उधर तो I2 लिखा था ऊपर, फिर अभी इधर आपने I1 लिख दिया। तो देखो I1 और I2 का क्या नोटेशन है वो आप समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप याद करो कि ऊपर 1 रहेगा या नीचे 2 रहेगा। सी आप इसको बड़े एक लाइन में बड़े आराम से कर सकते हो, समझ सकते हो कि अगर मान लो सपोज इस बंदे का मास 0 होता तो ये कैसे भी जंप कर ले, 0 मास का बंदा तो कोई रिकॉइल प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। तो अगर इस बंदे का मास 0 होता तो रिकॉइल वाली जो ओमेगा है वो 0 हो जाती। तो अब आप खुद ही देख लो कि इस बंदे का मास 0 है, मतलब इस बंदे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। I1 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो आप खुद ही देख लो कि ऊपर आप फॉर्मूला में आप I2 याद करो या I1 याद करो, बड़े आराम से आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि ऊपर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ऊपर इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बिकॉज जितना भारी आदमी कूदेगा उतना ज्यादा रिकॉइल होगी। दैट्स बेसिकली द आइडिया। तो आप देख लो यहाँ पे दैट बिफोर वी डू एनीथिंग I1 हो जाएगा आपका mr², बिकॉज इन दिस केस द सेकेंड रिजिड बॉडी इज जस्ट अ पार्टिकल। देखो ये फॉर्मूला जो हमने निकाला है अभी देखना है काफी पावरफुल फॉर्मूला है और बहुत सारे केसेस में तो इस फॉर्मूले का पूरा यूज होगा ही नहीं। बहुत सारे केसेस में तो सिर्फ इतना होगा कि जो दूसरी रिजिड बॉडी है उसकी जगह खाली एक बेचारा पार्टिकल आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² और जो प्लेटफॉर्म है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख लो, प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा तो 4m इंटू r²/2 दैट मीन्स 2mr²। ये है आपकी I1 और I2 की वैल्यूज। और तीसरी चीज होती है आपकी ओमेगा रिलेटिव। अब ओमेगा रिलेटिव का क्या मतलब हुआ, बिकॉज यहां पे आपको ओमेगा रिलेटिव नहीं दिए, यहां पे वी रिलेटिव दिए, बट एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इससे वी रिलेटिव से तुरंत आप ओमेगा रिलेटिव निकाल लो कि यू कैन सी इसका मतलब ये है कि डिस्क के ऊपर अगर कोई बंदा बैठेगा तो उसको दिखेगा कि भाई इस पार्टिकल की स्पीड है v नॉट। तो आप ये देख लो कि रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय r कर दोगे अगर तो आपको ओमेगा रिलेटिव मिल जाएगी। तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि ये ओमेगा रिलेटिव और कुछ भी नहीं है, ओमेगा रिलेटिव हो जाएगी सिंपली v नॉट डिवाइडेड बाय r। इजी सिंपल। तो देयरफॉर कुछ भी नहीं करना है, जो आपको रिकॉइल वाली ओमेगा है वो अब आ जाएगी। इन तीनों की वैल्यूज आप पुट कर दो, तीनों की वैल्यूज पुट कर दोगे तो mr² डिवाइडेड बाय 3mr² v नॉट बाय r एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कर दोगे तो ये हो जाएगा v नॉट बाय 3r। ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा रिकॉइल। तो जो डिस्क है वो इतनी एंगुलर स्पीड से रिकॉइल करना शुरू करेगी। और ये तो हमने इस छोटे से प्रॉब्लम को अपने फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि पहला अपना क्वेश्चन था इस तरह का तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कर ही लोगे, वो तो आपको पता चल ही गया, लेकिन आई विल स्टिल रिकमेंड कि एक बार इस प्रॉब्लम को आप जरा बेसिक से जरूर सॉल्व कर लेना। मैं आपको यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इट्स वेरी इजी। बेसिक से भी अगर आप इसे प्रॉपर एंगुलर मोमेंटम से सॉल्व करके देख लेते हो, सेम आंसर निकाल के मैच कर लेते हो, देन ट्रस्ट मी यू विल बी मच मच मोर कॉन्फिडेंट। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलो एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैव अ लुक एट दिस सिचुएशन ऑन द स्क्रीन। मान लो सपोज अब की बार मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है। टर्न टेबल इज सिंपली अ टेबल दैट कैन टर्न बेसिकली। तो एक सर्कुलर बड़ी सी टेबल है, मान लो मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ, वापस टॉप व्यू है, और मैंने सिचुएशन ये बना रखी है कि जो टर्न टेबल है उसके ऊपर मैंने ऐसे सेंटर पे कुछ मोटर वोटर लगाया। वो मोटर के डिटेल मैकेनिज्म वगैरह मैंने नहीं दिखाए यहाँ पे, लेकिन मान लो कि टर्न टेबल के ऊपर एक मोटर है और मोटर के साथ में मैंने एक रॉड लगा रखी है इस तरीके से। जैसे हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स होते हैं तो उसमें तो शायद 3 ब्लेड्स होते होंगे इस तरीके से, 3 बना लो 1 बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने मान लो सपोज मोटर है, मोटर के ऊपर एक रॉड लगा रखी है और मोटर का जो बेस है वो अपने सर्कुलर टर्न टेबल से अटैच्ड है। फिर उसके बाद मैं सपोज मान लो इस मोटर को स्विच ऑन करता हूँ
और ये मोटर मान लो सपोज इस ब्लेड को घुमाना शुरू करता है, रॉड को घुमाना शुरू करता है, और मान लो सपोज थोड़े टाइम में इस रॉड को ये एंगुलर वेलोसिटी दे देता है ओमेगा नॉट, और मान लेते हैं कि इसके सिवा टर्न टेबल वगैरह के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, द टर्न टेबल इज कंप्लीटली फ्री टू रोटेट एंड एवरीथिंग। तो यू कैन इजीली सी कि जो मोटर है वो मोटर अगर रॉड को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो जो रॉड है वो मोटर को उल्टा घुमाएगी, और मोटर के साथ साथ टर्न टेबल को भी उल्टा घुमाएगी। तो क्वेश्चन मेरा ये है बेसिकली इसमें कि अगर मान लो इन सर्टेन टाइम जो मोटर है वो रॉड को एक एंगुलर वेलोसिटी दे देता है ओमेगा नॉट, तो ये जो टर्न टेबल होगी उसको रिवर्स डायरेक्शन में कितनी एंगुलर स्पीड तब तक मिल जाएगी, कितनी इसकी रिवर्स डायरेक्शन में एंगुलर स्पीड डेवलप हो जाएगी, ये अपने को निकालना है। और डेटा सारा अपने को दिया हुआ है यहाँ पे। रॉड का मास 3m है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, रॉड की जो लेंथ है वो तो है ही रेडियस r के बराबर, ये सिचुएशन है मान लो। नाउ यू कैन सी कि प्रीवियस प्रॉब्लम से ये थोड़ी सी बेटर प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मली देखो तो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये काफी बेटर प्रॉब्लम लगे, लेकिन अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आपको ये थोड़ी सी बेटर प्रॉब्लम लगेगी, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट मास है जो यहाँ से जंप मार रहा है, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। तो दोनों प्रॉपर रिजिड बॉडीज है, तो दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम आएगी। हमारा फॉर्मूला तो वही वाला काम आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा रिलेटिव इनटू I1 अपॉन I1 प्लस I2। एक चीज मैंने थोड़ी सी मेंशन नहीं करी थी, मैं अब जरा क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि ये ओमेगा नॉट जो है दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये मेरे को पहले ही बोल देना चाहिए था, लेकिन ये जो ओमेगा नॉट है ये अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया जाता तो प्रॉब्लम वुड हैव बिकम मच सिंपलर, लेकिन ये ओमेगा नॉट जो है ये आपको ओमेगा नॉट दी है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। और तो हमारा रिजल्ट तो देखो यही वाला यूज होने वाला है। अब इसमें बस आप I1 I2 वगैरह की वैल्यूज आप निकाल लो, यू विल सी कि I1 क्या होता था। I1 होता था इस तरह के केस में रॉड जो ऊपर चीज मूव करती है, तो रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देख लो ml²/3 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका ml²। I2 अगर आप देखो डिस्क का तो mr²/2, तो ये हो जाएगा 2mr²। एंड यू नो दैट r इज इक्वल टू l, तो ये ml² जो है ये और कुछ नहीं है, ये भी आपका mr² हो जाएगा। तो वी हैव द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एंड यू कैन सी विद इन फ्यू सेकेंड्स आप आराम से देख सकते हो कि जो रिकॉइल वाली ओमेगा होगी वो हो जाएगी सिंपली ओमेगा नॉट इंटू I1 अपॉन I1 प्लस I2। तो यू कैन सी कि अगर आप सब डाल देते हो तो I1 हो जाएगा ये, I1 प्लस I2 हो जाएगा 3mr², तो ओमेगा सिंपली आ जाएगी ओमेगा नॉट बाय 3। दैट्स इट। दिस विल बी द स्पीड, दिस विल बी द एंगुलर स्पीड दैट द प्लेटफॉर्म विल अटेन व्हेन the rod attains an angular speed of omega naught with respect to platform in clockwise direction। तो पॉइंट ये नहीं है कि ये क्वेश्चन टफ है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते किसी दूसरी तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस ये सब आसान है, रिकॉइल विकॉइल वाले क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बट बात ये है कि आप इन इजी क्वेश्चंस में टाइम कितना बचा सकते हो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन मेंस एज वेल एज एडवांस। स्पेशली मेंस में अगर आप देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चंस वो आपको कोई बहुत टफ नहीं देंगे, लेकिन आप अगर उसी क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करते हो तो कुछ टफ क्वेश्चंस के लिए शायद टाइम नहीं बचेगा, लेकिन अगर उसी को आप 10-20 सेकंड में निपटा के आगे बढ़ जाते हो, यू कैन इजीली सी कि जो अपनी टेक्निक्स है इन टेक्निक्स से अगर आप सॉल्व करोगे तो हार्डली 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाले इस आंसर को फाइनली निकालने में। तो अगर आप ऑब्वियसली क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर सकते हो इस तरह के, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कैलकुलेशन इंटेंसिव होते हैं, अब उनमें टाइम लगता ही लगता है, तो वो टाइम आप कहां से निकालोगे, इस तरह की टेक्निक्स लगा के दूसरे क्वेश्चन से टाइम निकालोगे, लंबे क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट करोगे और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आओगे, ये हमारा प्लान है। तो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर, और इस तरीके से आप अपना आइडिया लगा सकते हो। और सबसे खूबसूरत बात इस आइडिया की यही है कि यहां हमने कोई नया मेमोरी के ऊपर कोई नया बर्डन नहीं डाला है मैंने आपके। यू कैन सी कि जो लीनियर मोमेंटम में फॉर्मूला होता था बस उसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लोगे तो यहां पे भी आपका काम 100% हो जाएगा। सिमिलरली और याद करो, हमने रिकॉइल वाले क्वेश्चंस में फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल के देखा था। हमने ये भी देखा था कि रिकॉइल वाले सारे के सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। सिस्टम के अंदर स्प्रिंग की एनर्जी हो गई या बॉडी के अंदर की एनर्जी हो गई,
या केमिकल एनर्जी हो गई गन के रिकॉइल वगैरह वाले केस में, ये सारी की सारी एनर्जीज कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। और हमने देखा था दैट काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इन एनी क्वेश्चन रिकॉर्डिंग इन्वॉल्विंग रिकॉइल, काइनेटिक एनर्जी का जो गेन होता है वो हम इस सिंपल से फॉर्मूले से निकाल सकते थे, जिसमें ये होता था रिड्यूस्ड मास। बिल्कुल सेम काम आप लकीली यहां पे भी कर सकते हो, रोटेशन में भी। रोटेशन में भी आप ध्यान से देखो, इक्वेशंस डिट्टो सेम बन रही हैं, बस v की जगह ओमेगाज आ जाते हैं, आई मास की जगह मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आ जाती है, दैट इज इट, और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ऑब्वियसली अगर इक्वेशंस बिल्कुल सिमिलर बन रही है तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसी सिनेरियो था कि ये दो रिजिड बॉडीज थी, प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लो, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लो सपोज, और इनमें मान लो एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, बस एक दूसरे को पुश करके ये मूव कर रहे हैं, और सडनली मान लो सपोज इसमें ये ओमेगा 1 से और ये ओमेगा 2 से मूव करना स्टार्ट कर जाता है। ये जो ओमेगा दी है मैंने आपको, ये असली ओमेगा दी है इनकी, मान लो ये इनकी ओमेगाज आ जाती हैं। इस तरह के रिकॉइल वाले क्वेश्चंस में भी, रोटेशन में भी जो रिकॉइल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी अगर आपको काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड निकालना है तो बढ़िया बात यह है कि बिल्कुल डिट्टो सेम रिजल्ट लगता है। और यहां पे भी आप बोल सकते हो कि हाफ म्यू इंटू ओमेगा रिलेटिव स्क्वायर कर दोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी आराम से मिल जाएगी, बिल्कुल 100% काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और जैसे यहाँ पे जो ये म्यू होता था, ये होता था m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, वैसे ही ये जो होता है ये हो जाता है आपके पास I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, ये बात है। तो ये ध्यान रखना कि अब इसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं होता, ये तो खाली एक ऐसा छोटा सा रिजल्ट था जो मैंने ऑब्जर्व किया एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट। लेकिन बाकी बुक्स वगैरह में देखोगे तो स्टैंडर्ड बुक्स में जनरली इस तरह के रिजल्ट्स दिए नहीं रहते, और ये तो दिया रहता है, ये जो ऊपर वाला रिजल्ट है ये आपको ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा। इसको ये लोग रिड्यूस मास बोलते हैं, ये भी बहुत स्टैंडर्ड नाम होता है। लेकिन I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 को अब एज सच ऑफिशियली कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन मेरी क्लासेस में कई बार मैं इसको रिड्यूस्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देता हूं। तो जो आपको बोलना है बोल लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़ी बढ़िया सी सिंपल सी टेक्निक है जिससे कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप आराम से हीट जनरेट, सॉरी हीट नहीं, काइनेटिक एनर्जी कितनी जनरेट होगी ये आप निकाल सकते हो। और बस आपको ओमेगा रिलेटिव वगैरह पता होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको ओमेगा रिलेटिव दे देते हैं। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। जैसे मान लो सपोज मैं इसमें आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। सी सिचुएशन ये है कि मान लो सपोज लेट अस से कि इंडिया चाइना का वॉर हो गया है मान लो, और आप मान लो सपोज DRDO में हो और आपको मिशन सौंपा गया है कि यार चाइनीज के पास ना बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे बंदे हैं, बड़े सारे हथियार है, अब आपको कोई ऐसा हथियार बनाना है जो सब पे भारी पड़ जाए। और आपने बनाया है मान लो सपोज एक सुदर्शन चक्र आपने डेवलप किया है। सी अब ये सुदर्शन चक्र कैसे डेवलप करोगे आप, वो तो विष्णु जी का काम होता है। लेकिन मान लो आपने चलो देशभक्ति भी उसमें डेवलप कर लिया। अब सिचुएशन ये है कि आपने इस तरह की चीज डेवलप करी है जिसमें दुश्मन चारों तरफ से आएगा तो भी उसको अपन अटैक कर सकते हैं। एक डिस्क है बड़ी सी खतरनाक सी, और इस डिस्क के चारों तरफ आपने ऐसी गन्स लगा दी है, मशीन गन्स लगी हुई है यहाँ पे इस तरीके से, जो ठीक है ऐसी मशीन गन्स लगी हैं, और चार तरफ से ऐसी मशीन गन्स लगा दी हैं। अब बीच में यहाँ पे मान लो सपोज कोई जो बंदा ऑपरेटर है वो बैठ जाएगा, और उसके बाद ये मशीन गन्स को चालू कर दो। अब आप खुद ही देखो कि अगर मशीन गन्स को चालू करोगे तो कैसे क्या सिचुएशन बनेगी। ये बुलेट को फेंकेगा ऐसे, इसको ये फेंकेगा ऐसे, ये फेंकेगा ऐसे, एंड सो ऑन। एंड यू कैन इजीली सी कि अगर बुलेट्स को आप ऐसे फेंकोगे तो ये सारी की सारी बुलेट्स उल्टे डायरेक्शन में आपके ऊपर टॉर्क लगाएंगी। इस तरीके से आपको ऐसे 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 टॉर्क मिलेगा। तो यू कैन इजीली सी कि ये जो पूरी की पूरी डिस्क है, ये जो पूरी डिस्क है, ये पूरी की पूरी डिस्क आपकी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगी। जैसे ही आप इन मशीन गन्स को चालू करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चक्कर रोटेट करने लगेगा, और ये पहिया घूमता भी जाएगा, और इसके ऊपर लगी हुई मशीन गन्स फायर भी करती जाएंगी। तो यू कैन इजीली सी कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि चारों तरफ अगर मान लो आप दुश्मन से घिरे हुए हो और आप अगर अकेले भी बैठे हो और आपने इस मशीन को चालू कर दिया, देन यू कैन इजीली सी चारों तरफ कहीं से भी बंदा आएगा तो इंसेसेंट 4 मशीन गन्स आपकी एक साथ उसके ऊपर फायर करती रहेंगी। ये मान लो सपोज आपने हथियार डेवलप किया है, ठीक है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अब किसी भी हथियार को कंस्ट्रक्ट करने से पहले, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने से पहले, सबसे पहले उसके में बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे सबसे पहला किसी भी हथियार में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई एनर्जी कितनी खाएगा। गाड़ी भी अगर आप कोई डिजाइन करोगे तो गाड़ी में भी उसकी एफिशिएंसी होती है,
भाई गाड़ी में भी सब पहला क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है कि भाई माइलेज कितना है, तो माइलेज कितना है, एनर्जी कितनी लेगा, दिस एनर्जी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लो यहाँ पे भी ये जो आपने हथियार डेवलप किया, इसमें मैं एक बड़ा प्राइमरी सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो सपोज आपका जो, मान लो सपोज आर्मी में आपका सुपीरियर है, वो बंदा आपसे पूछता है कि सर ठीक है आपने हथियार अच्छा डेवलप किया है, फाइन, फुल रिस्पेक्ट, लेकिन मान लो ये चारों मशीन गन्स एक एक गोली फायर करती हैं, पर बुलेट फायर्ड या पर सेट ऑफ बुलेट फायर्ड ये इंस्ट्रूमेंट कितनी एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट करेगा, बिकॉज जितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी वो अल्टीमेटली बुलेट्स की केमिकल एनर्जी से ही आएगी। तो अगर मान लो सपोज लेट्स से कि ये 100 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी डेवलप करता है, तो एटलीस्ट 100 जूल की केमिकल एनर्जी तो खाएगा ही, उससे ज्यादा ही खाएगा एक्चुअली। लेकिन अगर मान लो 100% एफिशिएंसी भी मान लो, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी उतनी एनर्जी ये खाएगा भी, और उतना ज्यादा आपका उस वेपन को चलाने का कॉस्ट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देयरफॉर, और मतलब जब भी आप एज अ साइंटिस्ट आप कुछ भी डेवलप कर रहे हो, तो आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते कि सर यहाँ पे मतलब वॉर में कॉस्ट नहीं देखा जाएगा एंड दिस एंड दैट। कॉस्ट हर चीज में देखा जाता है, और आप कुछ भी कॉस्ट पे कोई भी चीज नहीं बना सकते। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कैलकुलेशन की जो मशीन आप बना रहे हो वो कितना कॉस्ट इनकर करेगी, कैसे चलेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलो बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा डेटा देता हूं। मान लो सपोज लेट अस से कि फॉर आवर कन्वीनियंस मान लेते हैं कि ये जो पूरी डिस्क है, इस डिस्क का मास लेट अस से मैं आपको दे देता हूं 4m, इसका रेडियस दे देता हूं r। ये जो मशीन गन्स मैंने लगा रखी है इनके मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये जो बुलेट्स मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे, बुलेट्स का मास मान लो सारी बुलेट्स का मास m ईच है, और हमें ये निकालना है कि 4 बुलेट एक साथ फायर होती हैं, 4 बुलेट का मिला के एक सेट होता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लो सपोज इस आपके सेटअप ने एक सेट ऑफ बुलेट फायर कर दिया है, और एक सेट ऑफ बुलेट फायर करने में कितनी मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब ये एक सेट ऑफ 4 बुलेट्स फायर करेगा, ये अपने को निकालना है। और अपने को एक चीज दी है कि इन सारी की सारी राइफल्स की जो मजल वेलोसिटी है, ये मजल वेलोसिटी आपको दी है v0। अब ध्यान से देखो कि राइफल्स गन्स वगैरह के ऊपर जो बुलेट की वेलोसिटी लिखी होती है वो बाय डिफॉल्ट मजल वेलोसिटी होती है, और यहाँ पे मजल वेलोसिटी का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी हमारी कन्वर्ट होगी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में। तो देयरफॉर वो ओमेगा रिलेटिव में ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली जाने वाली है। तो मान लो बुलेट की मजल वेलोसिटी, ये वो सब अपने को डेटा दिया हुआ है अभी, और अपने को ये निकालना है कि 4 बुलेट्स का एक सेट फायर करने में कितनी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये अपने को निकालना है। तो अभी देखो सबसे पहले आप देख लो कि हमें इसमें ओमेगा रिलेटिव एक बार सबसे पहले निकाल ही लेना चाहिए, बिकॉज यू कैन सी कि हमारा फॉर्मूला फाइनली ओमेगा रिलेटिव का यूज करने वाला है। तो ओमेगा रिलेटिव आप देख लो, ओमेगा रिलेटिव हो जाएगा सिंपली v0 डिवाइडेड बाय r, बिकॉज दिस इज v रिलेटिव। तो v रिलेटिव डिवाइडेड बाय r कर दोगे तो ओमेगा रिलेटिव आ जाएगा। ये मजल वेलोसिटी आपको काफी परेशान कर सकती थी इस प्रॉब्लम में, लेकिन करेगी नहीं बिकॉज हमें सही थ्योरी पता है। तो ओमेगा रिलेटिव हो जाएगी ये सिंपली v0 बाय r। और बाकी जरा i1 i2 वगैरह की बात करते हैं, बिकॉज जो हमारा फॉर्मूला है, कीप द फॉर्मूला एट द बैक ऑफ योर माइंड कि आपको i1 i2 का यूज करके फिर आपको आगे चलना है। तो i1 i2 जरा एक बार निकाल लेते हैं। i1 मान लेते हैं सपोज ये बुलेट्स चारों हैं, तो चारों बुलेट्स के लिए आप देख लो मास हो गया 4m, और चारों पॉइंट मास है तो mr² कर दोगे तो ये हो जाएगा बुलेट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो, प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा mr²/2, सो दैट विल बी लाइक 2mr²। ठीक है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और हमें पता है कि हमें आगे चल के जो एनर्जी वाला फॉर्मूला है उसमें हमें रिड्यूस मास टाइप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए रहती है। तो दैट मीन्स हमें रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए तो i1 i2 अपॉन i1 प्लस i2 लगा दो, तो यू कैन इजिली सी कि mr² तो कॉमन आ जाएगा, और बाकी अंदर आ जाएगा 4 × 2 अपॉन 4 प्लस 2 विच यू कैन इजिली सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 mr²। ये हो जाएगा रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि हम कर क्या रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर नॉट वंडरिंग कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज सिंपल सी थ्योरी एंड यू आई थिंक डेफिनेटली आर कैचिंग दिस। तो हमें बस बेसिकली इंतजार है अपने उस फॉर्मूले को लगाने का। तो फॉर्मूला क्या था
कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, ये काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट होती है ये हो जाती है आपकी हाफ आई म्यू इंटू ओमेगा रिलेटिव स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। एंड यू कैन इजिली सी कि अब सब कुछ निकाल रखा है हमने, तो रिड्यूस्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखोगे तो 4/3 mr² हो गया। और सबसे बढ़िया बात होती है कि जो मजल वेलोसिटी आपको दी है उससे आप डायरेक्टली जो ओमेगा निकालते हो वो डायरेक्टली ओमेगा रिलेटिव ही होती है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो V0²/r² आप उसको डाल दो, ऊपर नीचे r² कैंसिल हो जाएगा। एंड यू कैन इजीली सी किसी भी स्टेज पे आप अपने कैलकुलेशन के यूनिट्स एंड डायमेंशन सब चेक कर सकते हो, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी के आने चाहिए हमेशा। तो अब आप देख लो कि जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी ये हो जाएगी आपकी 2/3 mv0²। तो ये आपने निकाल लिया कि एक सेट ऑफ बुलेट्स अगर आप फायर करोगे, 4 बुलेट्स का अगर आप एक सेट फायर करोगे तो उसके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। और इसी तरीके से ऑब्वियसली आप जितनी बुलेट्स फायर करते जाओगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी। और बाकी ऑब्वियसली अगर मान लो सपोज आपको ये पूछा जाता है कि भाई ठीक है फिर इसमें जो केमिकल्स यूज होंगे, जो गन पाउडर वगैरह यूज होगा, उसकी कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, बिकॉज वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती, लेकिन अगर 100% एफिशिएंसी मान लो अगर, तो अमाउंट ऑफ गन पाउडर एनर्जी यूज्ड विल बी इक्वल टू दिस मच, अगर 100% एफिशिएंसी मान सकते हो। और अगर नहीं 100% है तो फिर उसकी एफिशिएंसी अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो कि गन पाउडर आपका कितना यूज होगा। तो ये जो मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं ये थोड़े थोड़े कई बार थोड़े कमरसम लगते हैं, थोड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज हैं। कोई भी इंजीनियर अगर फील्ड में कोई भी मशीन डेवलप कर रहा है, भले ही वो फाइटिंग मशीन हो या भले ही वो कोई अच्छी कार हो या कोई फाइटर प्लेन हो, एनीथिंग एट ऑल, तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स चेक करके ही उसको डिजाइन में डाला जाता है। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, पूरी टीम लगती है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि बस आप सुबह और सो के उठे और आपको पहला जो आइडिया आया वो बता दिया और पूरी आपकी डीआरडीओ उस मशीन को बनाने में जुट गई। इट डजंट वर्क लाइक दैट। बहुत सारी एनालिसिस होती है पहले कि ये ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हर एंगल से लगता है कि हाँ यार ये चीज सही बनेगी, तो फिर उसके बाद आगे वो चीज मैन्युफैक्चरिंग में जाती है। तो एक छोटी सी चीज हमने देखी यहाँ पे, और इसमें हमने अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला डेवलप किया था, उसमें भी जो हमने काइनेटिक एनर्जी वाला जो आइडिया हमने लीनियर मोमेंटम रिकॉइल से कॉपी पेस्ट किया था, उसको हमने यूज करके देखा कि वो कैसे यूज हो रहा है। और इसका ऑल्टरनेट भी ध्यान रखना कि अगर मान लो आप ये कहते हो कि नहीं सर हम ये सब ट्रिक्स नहीं यूज करेंगे, हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, देन वेरी नाइस, आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, लेकिन आप सोच के देखो टाइम कितना लगेगा। बिकॉज अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो आप पहले रिकॉइल वेलोसिटी निकालोगे, फिर इधर की काइनेटिक एनर्जी उधर की निकालोगे, इनिशियल निकालोगे, बैठ के सब्ट्रैक्ट करोगे। आप करके देख लो एक बार, अगर आप कोर बेसिक से जाओगे तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट इट विल बी मच मोर कम्बरसम, और इस तरीके से आपका काम काफी जल्दी अच्छे से हो जाएगा, ये बात है। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस आइडिया। और इस तरीके से अगर कोई भी रिकॉइल टाइप का क्वेश्चन हो तो यू नो वेरी वेल कि रिकॉइल टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से हैंडल करना है।